आज है 30 अप्रैल बृहस्पतिवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज की बड़ी खबरों में हम चर्चा करेंगे बंगाल चुनाव की, जहां 90% से ज्यादा मतदान के बावजूद लोकतंत्र के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों पर डराने और धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा युद्ध न केवल खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहा है, बल्कि इसने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के सामने भी एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती पेश कर दी है। भारत में रुपया और प्रेस की आज़ादी दोनों ही रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, और इसी माहौल के बीच हम विश्लेषण करेंगे कि क्या देश में डर की राजनीति हावी हो रही है। अगले कुछ मिनटों में हम इन सभी खबरों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की वोटिंग खत्म होते ही राज्य की सियासत 3 हिस्सों में बंट गई है। बीजेपी के साल्ट लेक मुख्यालय में कार्यकर्ता मिठाइयों के साथ जश्न की तैयारी में हैं, क्योंकि अधिकांश एग्जिट पोल उन्हें बहुमत की ओर दिखा रहे हैं। इसके विपरीत तृणमूल कांग्रेस के नेता अज्ञात ठिकानों से रणनीति बना रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि केंद्रीय बलों की धमकियों की वजह से दफ्तरों से काम करना मुश्किल हो गया है। इस बीच करीब 27 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। ये मतदाता अब कानूनी अंधेरे में हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने की कोई सुविधा नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस बताता है कि इन मतदाताओं का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से स्ट्रांग रूम की 24 घंटे रखवाली करने की अपील की है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है। उनका दावा है कि तृणमूल कांग्रेस 294 में से 226 से ज्यादा सीटें जीतेगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ये आंकड़े बीजेपी दफ्तर से दोपहर 1:08 पर चैनलों को भेजे गए थे, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जा सके। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। बनर्जी ने जनता के भारी जनादेश पर पूरा भरोसा जताया है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण श्रीवास्तव ने अपने विश्लेषण में बताया है कि बंगाल में तैनात केंद्रीय बलों ने आम जनता के बीच आतंक का माहौल पैदा किया। उन्होंने इसे अमित शाह की सेना और ममता बनर्जी के बीच सीधा टकराव बताया है। श्रीवास्तव के अनुसार उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा को 24 परगना में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था, जिन्होंने टीएमसी समर्थकों को खुलेआम धमकी दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्रीय बलों ने आधी रात को मेयर फिरहाद हकीम के घर पहुंचकर उन्हें डराया। दक्षिण 24 परगना के सतगाछिया में लाठीचार्ज के दौरान एक मासूम बच्चे के घायल होने का वीडियो भी सामने आया है। टीएमसी इन घटनाओं को शीतलकुची मॉडल बता रही है, जहां सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया। द हिंदू ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की एक अदालत ने आईपैक के निदेशक विनेश चंदेल को नियमित जमानत दे दी है। चंदेल को बंगाल चुनाव से ठीक पहले कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिलचस्प बात यह है कि ईडी ने इस बार जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इसे लोकतंत्र का मजाक बताया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या एजेंसियों का इस्तेमाल केवल चुनाव के दौरान विपक्ष को हतोत्साहित करने के लिए किया गया था। भारद्वाज का आरोप है कि आईपैक के कार्यालयों पर छापे मारकर और चंदेल को गिरफ्तार करके ममता बनर्जी के चुनावी प्रबंधन को जानबूझकर बाधित करने की कोशिश की गई थी। द हिंदू की एक और विस्तृत रिपोर्ट ने बंगाल के रिकॉर्ड मतदान के पीछे की असलियत उजागर की है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 92% मतदान का आंकड़ा इसलिए आया क्योंकि मतदाताओं की कुल संख्या में 11% की भारी कटौती की गई थी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के कारण मतदाता सूची 7 करोड़ 66 लाख से घटकर 6 करोड़ 26 लाख रह गई। रिपोर्ट बताती है कि जिन सीटों पर सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए, वहीं मतदान प्रतिशत में कृत्रिम उछाल देखा गया। उदाहरण के लिए चौरंगी सीट पर 40% नाम कटे और वहां वोटिंग प्रतिशत 86 रहा। इसका मतलब ये है कि हजारों वास्तविक मतदाता अपना वोट डालने के अधिकार से वंचित रह गए, जिससे मतदान का प्रतिशत कागजों पर बहुत ऊंचा दिखने लगा। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए बुरी खबर है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार 30 अप्रैल 2026 को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.34 के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $122 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स के अनिल कुमार भंसाली ने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई है।
इसके साथ ही विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखी गई, जहां सेंसेक्स लगभग 687 अंक टूट गया। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है। प्रेस की आज़ादी के मामले में भी भारत की स्थिति चिंताजनक हुई है। द टेलीग्राफ वेब डेस्क की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें स्थान पर खिसक गया है। पिछले साल भारत 151वें स्थान पर था। चौंकाने वाली बात यह है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान 153वें स्थान पर है, जो भारत से बेहतर स्थिति में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में स्वतंत्र मीडिया का न्यायिक उत्पीड़न तेज हो गया है और पत्रकारों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का इस्तेमाल बढ़ा है। अमेरिका भी 7 पायदान नीचे गिरकर 64वें स्थान पर आ गया है। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में अब प्रेस की आज़ादी की स्थिति को बेहद गंभीर माना जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने अपने विश्लेषण में देश की वर्तमान राजनीतिक संस्कृति पर कड़ा प्रहार किया है। गर्ग के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को एक कल्ट के रूप में स्थापित कर दिया गया है, जिससे देश की बड़ी आबादी डर और प्रशंसा के बीच झूल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री की असीमित ऊर्जा और कम नींद लेने के दावों का जिक्र करते हुए इसकी तुलना रूस के पुतिन और चीन के शी जिनपिंग की कार्यशैली से की है। गर्ग का मानना है कि विपक्ष तब तक कमजोर रहेगा जब तक वो मोदी के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी रणनीति नहीं बनाता। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या विपक्षी दल अपनी नींद कम करके जनता को इस डर से मुक्त कर पाएंगे या फिर देश में रूस जैसी लंबी सत्ता का दौर शुरू होगा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने खेड़ा के खिलाफ मानहानि और जालसाजी का मामला दर्ज कराया है। खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया और कहा कि मुख्यमंत्री खेड़ा को जेल भेजने की धमकियां दे रहे हैं। दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाली पासपोर्ट दिखाए थे और पुलिस को इसके पीछे की विदेशी ताकतों की जांच करनी है। कोर्ट अब यह तय करेगा कि क्या इस मामले में हिरासत में पूछताछ की जरूरत है या नहीं। बस्तर क्षेत्र से स्क्रॉल की एक रिपोर्ट बताती है कि वहां पैसा कानून का इस्तेमाल ईसाई आदिवासियों के खिलाफ हथियार के रूप में किया जा रहा है। ग्राम सभाएं इस कानून की आड़ में ईसाइयों का सामाजिक बहिष्कार कर रही हैं और उनके गांवों में प्रवेश पर रोक लगा रही हैं। रिपोर्टर के अनुसार कई गांवों में बोर्ड लगाए गए हैं जो ईसाई पादरियों को अंदर आने से मना करते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इन बोर्डों को हटाने से इनकार कर दिया है। कई ईसाई आदिवासियों को उनके घरों से निकाल दिया गया है और उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस कानून को आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए लाया गया था, वह अब समाज को बांटने का काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एक्सियोस की रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बड़े सैन्य हमले की योजना बना रहे हैं। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ट्रंप को उन सैन्य विकल्पों की ब्रीफिंग देंगे जिनमें ईरान के बुनियादी ढांचों पर बमबारी और होर्मुज जलमरुमध्य की नाकाबंदी शामिल है। ट्रंप का मानना है कि नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा प्रभावी है क्योंकि इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। उधर अल जजीरा की रिपोर्टर अलिया चुगताई ने बताया है कि इस युद्ध में अमेरिका ने अब तक लगभग $3.25 अरब के सैन्य उपकरण खो दिए हैं। इसमें थॉड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और महंगे लड़ाकू विमान शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ऐतिहासिक रूप से जंग तो जीतता रहा है, लेकिन रणनीतिक रूप से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ईरान युद्ध ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नई दिल्ली में हुई ब्रिक्स बैठक में सदस्य देश युद्ध के खिलाफ कोई साझा रोक नहीं अपना सके। इसका मुख्य कारण ये है कि ब्रिक्स के सदस्य ईरान और यूएई इस युद्ध में अलग अलग पक्षों का समर्थन कर रहे हैं। भारत के लिए मुश्किल ये है कि उसे एक तरफ अपने पुराने साथी ईरान को देखना है और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल से बढ़ते संबंधों को संभालना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ब्रिक्स जैसा बड़ा संगठन एक साझा बयान जारी नहीं कर पाता, तो इसकी वैश्विक प्रासंगिकता कम हो सकती है। अगले महीने होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक भारत के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की इन महत्वपूर्ण खबरों को हम आप तक लाते रहेंगे। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सुनते रहिए हरकारा न्यूज़, जहां आपको मिलती है शोर से दूर खबरों की सही रोशनी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।